बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एक सेंट्रल डॉगमा का एक स्टेप है, इसलिए हम सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन पर जाएंगे। सेंट्रल डॉगमा में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही देखेंगे और इसकी डेफिनेशन करेंगे, और इसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन पर मूव करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे जो पहले हमने करना है वो डेफिनेशन इसकी करेंगे। फिर इसमें देखेंगे जो टाइप्स ऑफ आरएनएस जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन से कैसे बनती हैं, और इसके बाद इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, जो कि इसका सबसे अहम सब वो बहुत। उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, और मैसेंजर आरएनए जब बनता है उसको किस तरह मॉडिफाई करके न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सेंट्रल डॉगमा बेसिकली दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला जो सेंट्रल, इसका मतलब है मेन, और डॉगमा प्रिंसिपल को कहते हैं। तो सेंट्रल डॉगमा का मतलब हुआ मेन प्रिंसिपल। अब किस चीज का मेन प्रिंसिपल है, तो ये मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ किस तरह मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, ये हम अब डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन से। द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये एक पहले हमें जो नोटिस कर लेना चाहिए कि ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम सेंट्रल डॉगमा को डिस्कस करते हैं। तो ये एक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इन द सेल्स फ्रॉम द डीएनए टू द प्रोटीन्स। यानी इसमें होता क्या है कि सबसे पहले डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता रहता है। डीएनए एक जो है वो बना होता है, पहले वो रेप्लिकेट करता रहता है, और इस तरह से इसका डीएनए का जो बैलेंस है वो बरकरार रहता है। फिर डीएनए से हम आते हैं आगे, डीएनए से ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए भी बन सकता है, ट्रांसफर आरएनए भी बन सकता है, यानी इसकी आरएनए की 3 टाइप्स में से कोई भी बन सकती है। इसके बाद प्रोटीन्स बनती हैं। तो प्रोटीन्स जो हमारे एग्जाम के हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है, तो प्रोटीन्स का बनना भी बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल डॉगमा, अब हम देखते हैं कि सेंट्रल डॉगमा जो है ये मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ कैसे है। सेंट्रल डॉगमा मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इसलिए है कि अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो रुक जाए तो लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर डीएनए रेप्लिकेट करना बंद कर दे तो आगे डीएनए नहीं बनेगा, और ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए जो है वो क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है, जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। तो अगर वो ही ना बना तो फिर तमाम लाइफ जो है वो एंड हो जाएगी। इसलिए सेंट्रल डॉगमा जो फ्रांसिस ने इस लफ्ज को यूज किया था, सेंट्रल डॉगमा, दैट्स मेन प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। अब इसके फर्दर इसके 3 स्टेप्स हैं। एक रेप्लिकेशन है, एक ट्रांसक्रिप्शन है, और एक ट्रांसलेशन है। सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि टॉपिक नहीं है इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पर मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्क्राइबिंग द ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? Transcription is a step of the central dogma in which the genetic information from the template strand DNA is utilized to generate one of the 3 types of RNA by RNA polymerase enzyme. तो ट्रांसक्रिप्शन ये एक सेंट्रल डॉगमा का जो है वो एक स्टेप है। तो ये एक दूसरा स्टेप है सेंट्रल डॉगमा का। अब इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए जो है उससे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब हमने ये भी देखेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए से ही क्यों होती है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, उसमें सिर्फ एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो सिर्फ वो ट्रांसक्राइब होता है, दूसरा नहीं होता। वो हम नोटिस करेंगे, उसको देखेंगे वो क्यों नहीं होता, और इसको ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस बेसिकली है क्या, डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए की तीनों में से कोई भी टाइप्स बन सकती हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि मैसेंजर आरएनए बनेगा, बल्कि नहीं, तीनों टाइप्स बन सकती हैं डीएनए से ट्रांसक्राइब होकर। और एक बात और लाजमी कि ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मौजूदगी में बनता है। आरएनए पॉलीमरेज अगर नहीं को प्रोडक्ट देता है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है इसका जो वर्क है वो बायो साइंसेस में इसी तरह है जिस तरह एक इंजन का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन। आगे हम इसको हमें पता है कि आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, और राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए होता है। सो हम पहले देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए कहां से बनता है। तो मैसेंजर आरएनए जो है ये एक डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट से बनता है, जिसको हम कहते हैं डीएनए के जो स्पेसिफिक पार्ट है उससे बनता है, जिसको हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। The specific region of the DNA which codes for the messenger RNA is known as a cistron। और जो मैसेंजर आरएनए है जो एक कोडिंग के टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है, और
प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन को हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको इस पॉइंट को हम जहां पे छोड़ देते हैं। दो टाइप्स होती है मैसेंजर आरएनए की। अब इस बात से हमें ये नोटिस कर लेना चाहिए कि मैसेंजर आरएनए डीएनए के किसी भी पार्ट से नहीं बन सकता। इसके लिए हमें इसके लिए डीएनए पर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहां पे इसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है। डीएनए के किसी भी पार्ट से हम जो है वो मैसेंजर आरएनए को नहीं बना सकते। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज अपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा और फिर मैसेंजर आरएनए बनाएगा। अब मैसेंजर आरएनए की सिस्ट्रॉन के बेसिस पर दो टाइप्स होती हैं। एक मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए होता है, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए वो होता है कि जो डीएनए पर सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जहां से मैसेंजर आरएनए बन सकता है, दैट्स कॉल्ड द मोनोसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। और अगर एक डीएनए पर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये दो से ज्यादा पार्ट्स हैं या दो पार्ट हैं, वहां पर मैसेंजर आरएनए बन सकता है। उनमें से क्योंकि वहां पे ज्यादा रीजन्स हैं जहां से मैसेंजर आरएनए बन सकता है, सो वी कॉल्ड इट द पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए दैट कैरीज द कोड ऑफ अ सिंगल सिस्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द मोनोसिस्ट्रोनिक, और जो ज्यादा को करता है उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर अबाउट 30 to 40 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन ई कोलाई। एस्केरिचिया कोलाई में जो है वो 30 से 40 टाइप तक ट्रांसफर आरएनए होते हैं, जहां पे ट्रांसफर आरएनए जो है वो हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल चाहिए हमें, क्योंकि जो है वही उसकी नेचर को पहचानेगा, वही उसकी नेचर को रिकॉग्नाइज करके उसको लेकर जाएगा राइबोसोम्स तक। तो ट्रांसफर आरएनए की ज्यादा टाइप्स होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अमाइनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। तो आर यानी राइबोसोमल आरएनए वो लेके जाएगा इसको अमाइनो एसिड्स को। तो इसके लिए एस्केरिचिया कोलाई जो एक बैक्टीरिया है उसमें 30 से 40 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स होती हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में अबाउट 60 जीन्स आर फाउंड दैट आरएनए मॉलिक्यूल्स। यूकैरियोट्स में 60 तक जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स की कोडिंग करते हैं, और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर matching the amino acids with the appropriate codons in the messenger RNA. End of the transfer RNA binds with a specific amino acid while the other end binds to the messenger RNA. इसमें होता क्या है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आता है। जो इंफॉर्मेशन जब लेके आता है तो ट्रांसफर आरएनए उधर से हमारे लिए ले आता है अमाइनो एसिड्स। अब आरएनए वहां पे राइबोसोम्स पर मौजूद होता है, वो क्या करता है मैसेंजर आरएनए से उसके जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करता है। मैसेंजर आरएनए उसको सीक्वेंस, उसको एक ऑर्डर देने के लिए इंफॉर्मेशन लेके आता है, उसको रीड करता है, और इसी इंफॉर्मेशन की बेस पर वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे पास से ट्रांसफर आरएनए लेके आया होता है उसको वो तरतीब करके हमारे लिए एक नेक्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है। एनएपी टाइप्स आ गए हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। 3 काइंड्स होती हैं आरआरएनए की। इनमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें हम जानते हैं कि राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक 30S होता है और एक 50S होता है। तो जो 30S का जो छोटा सब यूनिट है उसमें 16 SRRNA होता है, और जो कि बड़ा सब यूनिट है उसमें 23 SRRNA और 55 SRRNA होते हैं। तो ये इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक दूसरे के लिए नाम दिए गए हैं। तो ये इस तरह हम इनको पुकारते हैं RRNA को। और यूकैरियोट्स में आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं इसके सब यूनिट्स में, एक 40S और 60S। 40S जो कि छोटा सब यूनिट है इसका राइबोसोम का, और 60S जो है वो इसका लार्जर सब यूनिट है। जो 40S है उसमें भी आगे जो है वो आरआरएनए की टाइप्स होती हैं। तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम फिर उनको नाम देते हैं। एक 15 SRRNA होता है जो कि 40S और राइबोसोम 40S जो सब यूनिट है उसमें मौजूद में जो होते हैं उनको 28 और 5 SRRNA कहा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन राइबोसोमल आरएनए को डिस्कस करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनएज होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 2 टाइप्स होती हैं। सभी राइबोसोम्स के जो सब यूनिट है वो 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो छोटे वाला सब यूनिट है वो 30S का होता है। 30S एक S जो है वो इसके साथ यूनिट है, जो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कभी। 30S और 50S। 30S में जो इसमें जो आरआरएनए की टाइप होती है वो 16 SRRNA होती है, और जो 50S में होती है वो 23 SRRNA और 55 SRRNA। और ये 30S में जो ये हम इनको नाम देते हैं जो वो जस्ट इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए देते हैं, और 50S में 23 और 55 SRRNA।
और यूकैरियोट्स में देखें तो इसमें 40s और 60s वाले होते हैं, 15 SR RNA और 28 SR RNA और 5 SR RNA। तो ये यूकैरियोट्स में होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जो 30 सब यूनिट पर 21 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन्स बनती हैं, जबकि जो 50 वाला सब यूनिट है उस पर 34 डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। जो यूकैरियोट्स में है उसमें 40 वाले सब यूनिट पर 33 डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं, जबकि जो 60s वाला है उस पर 45 डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। सेंट्रल डॉगमा का एक पूरा प्रोसेस दिया गया है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और फिर इसकी असेंबली को दिखाया गया है। तो ये पहले जो डीएनए है वो ऊपर रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करने के बाद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस बनती हैं उनको फिर मॉडिफाई करके आगे भेजा जाता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में फिर इसको अमाइनो एसिड्स को जो है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए जमा किया जाता है, और आखिरी जो होता है असेंबली, जिसमें तमाम चीजों को मिला के एक प्रोटीन आपको प्रोडक्ट दी जाती है जो कि सेंट्रल डॉगमा का एंड प्रोडक्ट होता है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंट्रल डॉगमा के लिहाज से हम ये बात जरूरी है रखें, याद रखना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल डॉगमा में न्यूक्लिक एसिड से इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स तक आती है। न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन सकता है, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन्स बन सकती हैं, लेकिन जो है वो इंफॉर्मेशन वंस पास टू द प्रोटीन्स कैन नॉट मूव आउट ऑफ द प्रोटीन्स। जिसका मतलब क्या है कि प्रोटीन से दोबारा न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता। ये बहुत ज्यादा अहम पॉइंट है, इसको याद रखना है। नो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आरएनए पॉलीमरेजेस की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। इसमें तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर एक अपने स्पेसिफिक जो है वो आरएनए की टाइप को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे यूकैरियोट्स में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप होती है जो कि तीनों को जो है वो मैन्युफैक्चर करके दे सकती है। एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन। अब कौन से एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। सबसे पहला जो है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज की एक खसूसियत है, जो फीचर है इसका, कि डीएनए डिपेंडेंट होता है। डीएनए डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि इसे डीएनए पर जो है वो अटैच करना है, अटैच करके उसका जो प्रोमोटर का सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करना है और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। तो इसलिए ये डीएनए डिपेंडेंट होता है, जो उसके अटैच किए बना न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं कर सकता। ये सब यूनिट मुख्य सब यूनिट्स पर मिलकर बना होता है, और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में इस तरह का प्रोसेस होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए पॉलीमरेज से सिमिलर भी है, ठीक है। इन दैट इट आल्सो हैज द न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 एंड ऑफ द ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये 3 एंड पर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे तो क्यों ये 3 एंड पर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज की टाइप होती है जो कि तीनों तरह के आरएनए को बना सकती है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। जो आरआरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 1 वाला जो है वो आरआरएनए बनाता है और ये न्यूक्लियोलस में बनाता है, और जो सेकंड जो है पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज 2 ये मैसेंजर आरएनए बनाता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है, और जो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये स्पेसिफिकली ट्रांसफर आरएनए को बनाता है, ट्रांसफर आरएनए को बनाता है ये। अब इसके जो प्रोकैरियोटिक आरएनए होता है, ये सिर्फ एक ही आरएनए, एक ही पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि सबको बना सकता है। तो इसके जो सब यूनिट होते हैं ये होलो एंजाइम होता है। ये इसके जो सब यूनिट होते हैं वो अल्फा और बीटा प्राइम और सिग्मा होता है। जो अल्फा वाला है ये क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये चेन को इनिशिएट करता है और इंटरेक्शन विद रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स इस तो पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर रही होती है उनके दरमियान ये इंटरेक्शन करवाता है। और जो बीटा वाला जो सब यूनिट होता है ये चेन को इनिशिएशन भी करवाता है और उसकी इलोंगेशन भी करवाता है, ये उसका बीटा का फंक्शन है। और बीटा प्राइम सब यूनिट जो है ये डीएनए बाइंडिंग करवाता है, डीएनए से न्यूक्लियोटाइड्स की बाइंडिंग करवाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए से बाइंड करवाता है। और सबसे जो लास्ट वाला सिग्मा जो है वो इसका जो सब यूनिट है वो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। जब तक प्रोमोटर रिकॉग्नाइज नहीं होगा, जो
तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो सकता। तो इसलिए जो सिग्मा वाला है जो उस प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। प्रोमोटर जो एक सीक्वेंस है डीएनए पर जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम आप आसानी के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन किसी भी चीज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसको इनिशिएट किया जाता है, फिर उस प्रोसेस को जारी रखा जाता है, क्योंकि और उस काम का कोई एंड पॉइंट होता है तो हम उसको टर्मिनेट भी करते हैं। तो इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, इसमें हम इसको भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन। तो नाउ मूव्स टू द इनिशिएशन। हम इनिशिएशन को पहले देखेंगे कि ये किस तरह होती है और ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसका जो काम है ये रिकॉग्नाइज करता है और जो डीएनए का प्रोमोटर है उससे उसको रिकॉग्नाइज करके उसके साथ जो है वो अपनी इंटरेक्शन को शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये करेगा रिकॉग्नाइज और फिर इसके साथ बाइंड करेगा डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज। प्रोमोटर क्या होता है, एक सीक्वेंस है डीएनए का विच इंडिकेट्स द पॉइंट वेयर द ट्रांसक्रिप्शन कंटेन्स टाटा बॉक्स। टाटा मीन थायमीन एडिमीन, जहां पे जो सीक्वेंस होता है थायमीन एडिमीन का जहां से जो है वो मैसेंजर आरएनए के जो ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरू हो जाती है। अब इसके साथ ही एनहांसर्स भी होते हैं जो कि प्रोमोटर को प्रमोट करते हैं। वो क्या करते हैं कि एनहांस द एक्टिविटी ऑफ द प्रोमोटर ड्यू टू द एसोसिएशन विद द प्रोटीन कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ ये एसोसिएट करके जो है वो प्रोमोटर की जो एक्टिविटीज वो कर रहा है उसको एनहांस करवाते हैं। तो ये बात भी याद रखनी है कि डीएनए के सिर्फ एक जो है वो स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होती है, दूसरे से नहीं होती। तो जिससे ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती उसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द इलोंगेशन प्रोसेस। इलोंगेशन, अब हमने ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर लिया है, इसको इनिशिएट कर लिया है, तो अब इसको प्रोसेस को फर्दर जारी रखना है ताकि हम उसकी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ सकें। तो इलोंगेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड बाय द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो मैं ये पहले बता चुका हूं कि जो डीएनए डिपेंडेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम, तो ये जो इलोंगेशन है ये स्टार्ट होती है इसी एंजाइम से। तो ये एंजाइम करता क्या है, ये पॉलीमराइजेशन करता है इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी ये अपने न्यूक्लियोटाइड्स को लाता है इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में उसको ऐड करना शुरू कर देता है। अब हमने ये देखना है कि जो 5 प्राइम एंड से जो है वो 3 प्राइम एंड क्यों करता है इसको जो है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड, और ये भी हम इसी सब टॉपिक पर ही डिस्कस कर लेंगे कि इसका जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है वो क्यों नहीं ट्रांसक्राइब होता। तो हम इसको जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में इस तरह होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज अपने साथ न्यूक्लियोटाइड्स लेकर आया है वो होते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। उनकी डायरेक्शन ये होती है, फॉर एग्जांपल थायमीन एडिनिन, ये इनकी एक डायरेक्शन होगी। हमने एग्जांपल के तौर पर इसको लिया है। अब जो दूसरी है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड की। तो ये वो 3.5 प्राइम और जो आरएनए पॉलीमरेज वाला है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका जो सीक्वेंस है वो एडिनिन थायमीन, और इधर हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज लेकर आया है उसका जो सीक्वेंस है वो थायमीन एडिनिन है। तो ये अपोजिट हो गए, दोनों अपोजिट होंगे तो इनमें कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से बेसिस एक दूसरे से अटैच करके जो है वो मैसेंजर आरएनए का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब ये द अदर स्ट्रैंड with a 5 prime to 3 prime polarity is called as the coding strand. अब RNA polymerase एनटीपीज क्या होते हैं, जो राइबोन्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं जो कि जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ इनको भी ऐड करवाता है आरएनए पॉलीमरेज। और जो आरएनए पॉलीमरेज है ये जनरेट क्या करता है एचआरएनए जो है ये बेसिकली एक टर्म है जो यूज की जाती है प्री मैसेंजर आरएनए के लिए। प्री मैसेंजर आरएनए के लिए इसको टर्म को यूज किया जाता है। तो इसको कहते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनएज, राइबोन्यूक्लियो एसिड्स। नाउ मूव टू द इसके टर्मिनेशन प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। When the RNA polymerase encounter the sequences known as the terminators in the DNA,
ट्रिगर्स द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। जब जो है वो आरएनए पॉलीमरेज देखता है कि अब जो हम मुझे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो इसके पास न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस था वो उसको फिल कर लेता है, तो अब इसके ऐसा आगे से ऐसा सीक्वेंस शुरू हो जाता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का कि आरएनए पॉलीमरेज उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो वहां पे आरएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड होने की तरफ बढ़ जाता है, तो उस जहां से टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो इकोलाई का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें 4 to 10 एडिनिन फॉलोड बाय द पैलेंड्रोमिक जीसी रिच रीजन, यानी ग्वानिन और साइटोसिन का रीजन आ गया है, तो ये उसमें उसमें आरएनए जो है वो पॉलीमरेज अपने न्यूक्लियोटाइड्स को एंड बाइंड नहीं करवा सकता, तो एस्केरिचिया कोलाई में जहां पे आकर फिर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाती है। दी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द प्रीमेच्योर मैसेंजर आरएनए। अभी जो जो आरएनए जो पॉलीमरेज आरएनए ने जो हमें बना के दिया है आरएनए मैसेंजर आरएनए, वो प्री मैसेंजर आरएनए है। प्री मैसेंजर आरएनए क्यों है? क्योंकि अभी वो इमेच्योर है। इमेच्योर का मतलब क्या है कि अगर हम उसको वैसे ही रहने दें तो वो किसी से भी एक्ट करके मैसेंजर आरएनए की नेचर को चेंज कर देगा, और हमें ये कबूल नहीं है कि वो नेचर को ये कबूल नहीं है कि वो मैसेंजर आरएनए की जो है वो उसका सीक्वेंस तब्दील कर दे, उसको किसी और से अटैच हो जाए, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं। इसको जहां पर भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, कहीं पर नजर आ जाएगा, तो वो वहां उसके साथ बाइंड कर लेगा। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास होते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट प्रोसेस नेचर ने रखा हुआ है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस को डिस्कस करते हैं कि यह क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में सबसे पहले इसकी जो है वो कैपिंग होती है, फिर इसके बाद इसकी जो है वो इसका जो टेल्स बनती हैं, और इसके बाद इसकी स्प्लाइसिंग होती है। नो लेट्स मूव टू द कैपिंग। कैपिंग होती है, पॉली एडिनिलेशन होती है, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होती है, और फिर इसके बाद हिस्टोन मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग होती है। कैपिंग क्या होती है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बस प्री मैसेंजर आरएनए जो है ये किसी भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से ये रिएक्ट कर सकता है, तो इसको इससे बचाने के लिए जो इसका जो हेड है, 5 प्राइम एंड है, उस पर कैप ऐड करते हैं, और जो कैप होती है वो एक मॉडिफाइड ग्वानिन है। ग्वानिन क्या है? मतलब ये 7 मिथाइल ग्वानोसिन है। ये ग्वानोसिन को मॉडिफाइड किया हुआ है, इसके साथ मिथाइल पोजीशन पर 7 पोजीशन पर लगाया हुआ है। तो ये मॉडिफाइड ग्वानोसिन को हम प्री मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड के ऊपर रख देते हैं। जब इसके ऊपर रखेंगे तो इसका एक सिरा जो है वो इनएक्टिव हो गया, यानी अब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अब हम इस प्रोसेस को करते क्या है? टू अचीव दिस द टर्मिनल 5 प्राइम फॉस्फेट रिक्वायर्स द रिमूवल। तो 5 प्राइम पर जो फास्फेट लगा हुआ है उसको उतार देते हैं, तो इससे एक बॉन्ड की जगह बच जाती है, विच इज डन विद द एड ऑफ द फास्फेटेस एंजाइम। फास्फेटेस एंजाइम जो है वो फास्फेट को उतार देता है वहां से, तो वहां पे हम जो है वो मॉडिफाइड गुआनोसिन यानी 7 मिथाइल गुआनोसिन लगा देते हैं। द एंजाइम गुआनोसाइल ट्रांसफरेस देन कैटलाइजेस द रिएक्शन। ये एंजाइम ये कैटलाइज करवाता है रिएक्शन को, विच प्रोड्यूसेस द डाइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड। तो जी इसमें 2 फास्फेट आ जाएंगे 5 प्राइम एंड पर, और ये रिएक्शन होके 7 मिथाइल गुआनोसिन का जो है वो कैप ऐड हो जाएगा इस पे। नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक। इसमें क्लीवेज एंड द पॉली एडिनिलेशन होती है। जो प्री मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल involves the cleavage at its 3 prime end and the addition of about 250 adenine residues to form a poly A tail। अब जो मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड जो है वो हमने उसकी कैपिंग कर दी है। अब दूसरा प्राइम एंड बचा है वो जो कि है 3 प्राइम एंड, तो वहां से अब इसकी क्लीवेज करनी है, यानी जो 3 प्राइम एंड है वहां से हमने उसकी क्लीवेज करनी है, उसमें से कोई मॉलिक्यूल्स उतार देने हैं ताकि हम उसमें कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स लगा दें जो कि नॉन रिएक्टिव हो। तो इसके लिए हमने हमारे नेचर ने क्या रखा है कि 250 एडिनिन रेजिड्यूज से जो होते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें जो रेजिड्यूज होते हैं उसमें से 250 एडिनिन को उठाकर उसके साथ बाइंड करवा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं कि ये पॉली ए टेल का डेफिनेटली मतलब है एडिनिन, और पॉली ज्यादा क्योंकि 250 एडिनिन हैं तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके रख लिया है पॉली ए टेल। नाउ लेट्स मूव टू द
आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, जो एक प्रोसेस है जिसमें इंट्रॉन्स को उतार दिया जाता है रीजन्स ऑफ आरएनए दैट डोंट कोड फॉर द प्रोटीन्स, क्योंकि आरएनए को हमने जब आरएनए को नेचर ने ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनाना है तो उसने आगे उसका फ्यूचर भी देखना है कि इसने आगे जाके क्या करना है, क्योंकि वो इंट्रॉन्स जो होते हैं जो आरएनए मैसेंजर आरएनए ने आगे जाके प्रोटीन्स बनानी होती हैं, जो आरएनए से ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन्स बनने होते हैं, तो वो नेचर ने ये प्रोसेस रखा है कि उसमें से इंट्रॉन्स को निकाल देती है। इंट्रॉन्स वो रीजन होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में कोई हेल्पफुल नहीं होते, वो ना तो इसको एंटर करते हैं और ना ही इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो ये एक अनयूजफुल चीज है जिसको जिसको उतार दिया जाता है स्प्लाइसिंग के जरिए, उसकी स्प्लाइसिंग करवा दी जाती है और रिमेनिंग जो पार्ट्स बचते हैं उनको एक्सॉन्स कहते हैं, कंडक्टर। और जब इनसे इंट्रॉन्स निकालेंगे तो फिर इनको दोबारा जो चेंज है उसको रिकंटिन्यूस करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इससे एक सिंगल कंटिन्यूस मॉलिक्यूल बन जाएगा। Exons are the sections of the messenger RNA which become expressed or translated into the proteins. They are the coding proteins of the messenger RNA molecule. तो जो exons होते हैं ये आगे प्रोटीन्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो हम इसमें करते हैं कि इंट्रॉन्स को निकाल देते हैं क्योंकि वो प्रोटीन्स को कोड नहीं करते, और एक्सॉन्स जो है वो बचते हैं क्योंकि वो जाके आगे प्रोटीन्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। तो वी आर मूविंग टू इट्स एंड। अब एक और इसमें बहुत अहम प्रोसेस है जिसको हिस्टोन मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। हिस्टोन मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग, जो हिस्टोन की डिफरेंट टाइप्स हैं, H2A और H2B एंड H3 एंड H4 फॉर्म द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम डीएनए का एक सेगमेंट लेकर उस पर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को ऐड करवा दिया जाता है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये जो हिस्टोन की टाइप्स हैं ये न्यूक्लियोसोम के कोर हैं, यानी ये जो है वो बेसिकली न्यूक्लियोसोम्स को बनाती हैं डीएनए के साथ अटैच करके, तो इनको हम कहते हैं कोर हिस्टोन्स। अब इसमें मैसेंजर आरएनए में इसका क्या काम है? प्रोसेसिंग ऑफ द कोर हिस्टोन इज डन डिफरेंटली बिकॉज द टिपिकल हिस्टोन मैसेंजर आरएनए lacks the several features of the other eukaryotic messenger RNA such as the poly A tail and introns। तो इनको जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ भी इसको अटैच किया जाता है हिस्टोन्स को, क्योंकि जो डीएनए वाली हिस्टोन्स होती हैं वहां पर यूजफुल होती हैं, तो इनको जब मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच करवाना है तो इसमें प्रोसेसिंग की बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि नहीं रिक्वायर्ड और जो रिक्वायर्ड है वो लैग कर रहे होते हैं, तो इसमें या तो कंप्रोमाइज किया जाता है या फिर उसमें वो फीचर ऐड करवा के उसको प्रोसेस को शुरू करवाया जाता है। तो इस तरह से जो हिस्टोन मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। हिस्टोन मैसेंजर आरएनए जो होता है जो बेसिकली एस फेस में जो कि सिंथेसिस फेस है डीएनए का, वहां पर बहुत काम आता है, और वहां से जो हिस्टोन का प्रोटीन्स होती हैं ये उसमें जाकर जो न्यूली डीएनए रेप्लिकेट होकर आते हैं वहां पे उसकी पैकिंग करते हैं। तो ये इसलिए बहुत अहम चीज है, इसको डिस्कस करना बहुत लाजमी था। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में हमने देखी, एक तो हमने पहले ये बता दिया जो प्रोकैरियोट्स में जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है वो सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है वो करवा देता है, और दूसरा जो है यूकैरियोट्स में उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैरी करती हैं और इसके डिफरेंट आरएनए टाइप्स बनवाती हैं। अब इसमें बेसिक और डिफरेंस भी है थोड़ा सा। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है, जो प्रोकैरियोट्स में क्योंकि न्यूक्लियस इतना विजिबल नहीं होता तो हम यही कंसीडर करते हैं कि इसमें जो सारा सेल है वो साइटोप्लाज्म की फॉर्म का होता है, इसमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स में जो मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से वो साइटोप्लाज्म में ही बनता है। और उसके ये जो -35 और -10 प्रमोटर सीक्वेंस ऑफ द TTGA एंड TAAT, ये जो है वो जो प्रोमोटर सीक्वेंस की साइट्स हैं, मतलब के जहाँ वहां पे जाके जो आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम है जहां पे जाके उनको रिकॉग्नाइज करता है और वहां से बनाता है। अब इसका एक और डिफरेंस ये है कि ओनली आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एक ही मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम है जो कि सारा प्रोसेस को कैरी करवाता है, और वो कौन से टाइप से मिलता है? वो आरएनए पॉलीमरेज 2 से मिलता है। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो न्यूक्लियस में टेक प्लेस करती है, और इसकी जो साइट्स हैं प्रोमोटर सीक्वेंस की वो -75 और -25 वहां पे जाकर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज अटैच करते हैं, वहां पर जाके अपने जो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करवा के जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। अब यूकैरियोट्स में भी हम बता चुके हैं कि 3 जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम होते हैं।
एक आरएनए पॉलीमरेज 1, एक आरएनए पॉलीमरेज 2 और एक आरएनए पॉलीमरेज 3, जो कि डिफरेंट तरह के जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ट्रांसलेशन, तो इसके हम कुछ और भी शो करते हैं यहाँ पर। ट्रांसलेशन definition and diagram, components required, the genetic code, role of ribosome in DNA, enzyme involved in translation, mechanism of translation, post-translational modification। तो इन टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। तो molecular biology में ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच राइबोसोम in the cytoplasm or RAR synthesis protein utilizing RNA molecule which were found in transcription from DNA। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से जो आरएनए मॉलिक्यूल बना था, इसी के इस्तेमाल के जरिए हम या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम प्रेजेंट है उसी के ऊपर प्रोटीन का बनाना, या साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम बिखरे हुए पड़े हैं उसी के ऊपर प्रोटीन का बनाना, यह ट्रांसलेशन कहलाता है। दी प्रोसेस इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। इस प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, अमीनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस जो हमारे पास एंजाइम है, फंक्शनली कंपोनेंट राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्टर्स एटीपी एंड जीटीपी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो कंपोनेंट्स है इनको हम ट्रांसलेशन के दौरान यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्लाइड जेनेटिक कोड, हम जेनेटिक कोड की आप लोगों ने पहले भी डिफिनेशन शायद सुन चुकी होगी। जेनेटिक कोड जो होता है ये रिलेशन ऑफ कोडॉन एंड अमीनो एसिड होता है, इस कॉल्ड जेनेटिक कोड, यानी द रिलेशन ऑफ कोडॉन एंड अमीनो एसिड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। और इन एन मैसेंजर आरएनए द इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग अ पॉलीपेप्टाइड कम इन ए ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड कोडॉन्स। मैसेंजर आरएनए पर जो हमारे पास, यानी मैसेंजर आरएनए असल में जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है ये कोडॉन की शक्ल में इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल होता है। जो हमारे पास टोटल कोडॉन है वो 64 हैं, 64 हैं। इनमें से देयर आर 61 डिफरेंट कोडॉन फॉर अमीनो एसिड्स। इनमें से जो 61 हैं ये तो एक ही अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, और कुछ कोडॉन हमारे पास 3 इनमें स्टॉप कोडॉन आते हैं, और एक जो है ये हमारे पास इनिशिएशन प्रोसेस के लिए यूज होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। 3 stops codon mark the polypeptide as a finished. 1 codon AUG is a start signal to kick off translation। एक कोडॉन जो हमारे पास AUG है जिसे मिथायोनिन भी कहा जाता है, इसको हम इनिशिएशन में वहां पर एज ए स्टार्ट कोडॉन यूज करते हैं। तो हम हमारे पास रोल ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में रोल ऑफ राइबोसोम्स एंड आरएनए। राइबोसोम्स का हमें पहले से मालूम है कि आरएनए के ये ट्रांसफर आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम्स synthesize different protein by associating with different messenger RNA and reading their coding sequence। राइबोसोम जो है ये राइबोसोम एंड आरएनए, तो राइबोसोम का हमें मालूम है कि राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, यानी राइबोसोम और आरएनए का क्या रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो राइबोसोम जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं जब वो मैसेंजर आरएनए के साथ मिल जाते हैं और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के जरिए। देयर आर 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के हमारे पास 2 सब यूनिट होते हैं। इन यूकैरियोट में 40S और 60S एंड प्रोकैरियोट में 30S एंड 50S। जो यूकैरियोट है इसमें हमारे पास जो लार्जर सब यूनिट है वो 80S है, लेकिन जो प्रोकैरियोट है उसमें जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 70S है।
यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कि 40s to 60 इम्प्रूव किया 30 ml। ये एस जो है ये हमने एफएससी में पढ़ा होगा कि ये स्टैंड किया जाता है, रिफर्स टू अ यूनिट ऑफ डेंसिटी कॉल्ड द सेडबर्ग यूनिट्स। ऐसा हाँ सेडबर्ग यूनिट्स के लिए जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के जरिए ये किया हुआ है। रोल ऑफ आरएनए, आरएनए का जो रोल है, यानी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए है। तो फर्स्ट हमारे पास मैसेंजर आरएनए आता है। मैसेंजर आरएनए कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए एंड इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्रॉम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए जो होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से लाते हैं और एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर यूज होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। Messenger RNA tells ribosome which amino acid is needed in a specific protein and in what order to put them. Messenger RNA हमें राइबोसोम और राइबोसोम के ऊपर जो अमीनो एसिड का अटैच होना है, यानी राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए मौजूद होता है, वहां पर जो राइबोसोम वहां पर जो अमीनो एसिड का अटैच होना, इसके स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताता है कि किस ऑर्डर किस तरतीब से अटैच होना है। और हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए है, it binds messenger RNA and tRNA to ensure that the codon sequence of messenger RNA is translated accurately. ये मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए को आपस में बाइंड कर देते हैं to ensure that codon sequence of messenger RNA is ताकि मैसेंजर आरएनए की जो कोडान सीक्वेंस है, मैसेंजर आरएनए पर जो कोडान की सीक्वेंस है उसको सही तरीके से ट्रांसलेटेड किया जाए। यही राइबोसोमल आरएनए का जो सेकेंड वो है रोल है, समटाइम्स कॉल्ड रिबोसोम आर्किटोलाइटिक। राइबोसोमल आरएनए को कभी कभार हम रिबोसोम आर्किटोलाइटिक आरएनए कहते हैं, यानी कैटालाइटिक रिएक्शन में यूज होता है। और हमारे पास टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, it transfer amino acid to ribosome for use in building the polypeptide। टीआरएनए जो होता है ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक मैसेंजर आरएनए तक ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वहां पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको जो है बनाया जाए, उसके साथ ज्वाइन किया जाए, बाइंड किया जाए। और ट्रांसफर आरएनए का इट रीड द मैसेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड ट्रांसलेट देम टू प्रोटीन्स। ट्रांसफर आरएनए का दूसरा जो रोल है वो ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स इट रीड द मैसेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स वहां पर होते हैं उनकी मैसेज, उनके लिए मैसेज को रीड करता है एंड ट्रांसलेट देम टू अ प्रोटीन, और उसे प्रोटीन के लिए ट्रांसलेट कर देते हैं। हम स्लाइड को आगे ले चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास और उनके फंक्शन भी हैं। मैसेंजर आरएनए तो ये शटल्स करता है द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन। ये जेनेटिक कोड को शटल करता है फ्रॉम डीएनए से टू राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन। जो हमारे पास टीआरएनए है इसका काम यह है कि हेल्प सिंथेसाइज प्रोटीन, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है कि हेल्प सिंथेसाइज प्रोटीन बाय प्रोवाइडिंग ए सोर्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड एज ए सोर्स प्रोवाइड करते हैं और प्रोटीन को बनाते हैं। राइबोसोमल आरएनए की वर्स भी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये एसोसिएट विद प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोम वेयर प्रोटीन आर ट्रांसलेटेड, के ये एसोसिएट होते हैं प्रोटीन्स के साथ टू फॉर्म राइबोसोम वेयर प्रोटीन्स आर ट्रांसलेट, जहां पर प्रोटीन क्या होते हैं, ट्रांसलेटेड होते हैं। एसएनआरएनए ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं। Certain snRNAs are involved in the formation and function of spliceosomes, the large ribonuclear protein structure in which pre-messenger RNA splice takes place। ये जो हमारे पास snRNA है ये स्प्लाइसिसोम्स बनाता है, यानी आखिर में स्प्लिटिंग कर देता है। स्प्लिटिंग का जो काम है ये snRNA है। जो पूरा प्रोसेस है जब हम वहां पर स्टॉप कोडॉन वगैरह वो यूज करते हैं तो वहां पर स्प्लाइसिसोम का काम जो है ये एसएनआरएनए का है। हम स्लाइड को आगे
इंजाइम जो इन्वॉल्व है, ट्रांसलेशन में जो इंजाइम इन्वॉल्व है, हम उसकी भी जिक्र कर देते हैं यहाँ पर। पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज is the main enzyme used in translated. This enzyme catalyzes the addition of amino acids in order to grow the polypeptide chain. It is located on the large ribosomal subunit. ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये कहाँ पर, इसकी जो लोकेशन है लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट के ऊपर मौजूद होता है। ये ट्रांसलेशन के लिए एक मेन एंजाइम है। ये अमीनो एसिड की एडिशन को कैटालाइज करता है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन आगे की तरफ ग्रो हो जाए। इन प्रोकैरियोट द 50S राइबोसोम सबयूनिट कंटेन्स द एंजाइम। इन प्रोकैरियोट में जो हमारे पास 50S राइबोसोम होता है वो इसी एंजाइम पर मुश्तमिल होता है। प्रोकैरियोट में 50S राइबोसोम्स पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम पर मुश्तमिल होता है, जबकि यूकैरियोट में 60S राइबोसोम सब यूनिट कंटेन्स द एंजाइम। इसी एंजाइम, ये जो एंजाइम है पेप्टाइडाइल एंजाइम ट्रांसफरेज, ये यूकैरियोट में 60S राइबोसोम पर मौजूद होता है। तो हम स्लाइड को, mechanism of translation. The process of translation is divided into 3 following stages. mechanism of translation में हम जो ट्रांसलेशन का mechanism में तरीकेकार है उनको 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं: इनिशिएशन, एलंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन हमारे पास है यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एक्चुअली बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से ही शुरू होता है। इन दिस स्टेज द राइबोसोम गेट्स टुगेदर विद द मैसेंजर आरएनए एंड द फर्स्ट टीआरएनए, सो ट्रांसलेशन कैन बिगिन। यहाँ पर कुछ यूं होता है कि ये जो इनिशिएशन है, यहाँ पर पहले ट्रांसफर आरएनए के साथ हमारे पास जो अमीनो एसिड है मिथायोनिन, फर्स्ट ऑफ ऑल मिथायोनिन अमीनो एसिड वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है। फिर जब वो अटैच हो जाता है, वो स्मॉलर सब यूनिट जो हमारे पास 2 सब यूनिट है राइबोसोम के, स्मॉलर सब यूनिट के साथ वही ट्रांसफर आरएनए प्लस उसके साथ जो मिथायोनिन हमारे पास अमीनो एसिड था वो अटैच हो जाता है। फिर लार्जर सब यूनिट हमारे पास आकर वो इसी स्मॉलर सब यूनिट प्लस जो ट्रांसफर आरएनए मिथायोनिन अमीनो एसिड था इसी के साथ अटैच हो जाता है। ये हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इट फॉर्म्स द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, द मॉलिक्यूलर सेट अप नीडेड टू स्टार्ट मेकिंग अ न्यू प्रोटीन्स। हमारे पास आता है, हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं इसके ऊपर कुछ हमने ABC के जरिए यानी कुछ अल्फाबेट के जरिए हमने लिखा होता है कि A साइड, P साइड, E साइड, 3 साइड होते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर P साइड द रीजन ऑफ स्मॉलर सब यूनिट वेयर फर्स्ट अमीनोसाइड tRNA complex is attached is called P साइड। P साइड वो स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम जो होता है उसका वो साइड होता है जहां पर हमारे पास अमीनोसाइल tRNA, अमीनोसाइल कौन सी tRNA होता है, अमीनोसाइल मानी यानी tRNA के साथ अमीनो एसिड अटैच है। तो P साइड हमारे पास वो रीजन है स्मॉलर सब यूनिट वेयर फर्स्ट अमीनोसाइल tRNA complex is attached is called P साइड, जिसे पेप्टिडाइल साइड भी कहा जाता है। हमारे पास जो A साइट है, A साइट अमीनोसाइल साइट वेयर सक्सेसिव tRNA bearing अमीनो एसिड विल बी अटैच। A साइट यानी जब भी नया अमीनो एसिड आएगा वो फिर P साइट के ऊपर अटैच नहीं होगा। P साइट पर कौन सा अमीनो एसिड था, tRNA के साथ जो हमारे पास मिथायोनिन था वही अटैच। जो नया अमीनो एसिड होगा वो कहाँ पर होगा, सक्सेसिव tRNA bearing अमीनो एसिड विल बी अटैच्ड एट A साइट। A साइट के ऊपर जो हमारे पास अमीनोसाइल साइट कहलाता है उसके ऊपर tRNA नया tRNA अमीनो एसिड को लाएगा और A साइट पर अटैच करेगा। इसके बाद हमारे पास E साइट भी इसके अंदर पाया जाता है where empty tRNA will leave ribosome during elongation phase। elongation phase ही के दौरान जब
टीआरएनए राइबोसोम और अमीनो एसिड को पीछे छोड़ देता है और टीआरएनए जो है वो खुद आके निकल देता है 5 प्राइम की तरफ और 3 प्राइम की तरफ राइबोसोम प्लस अमीनो एसिड को पीछे छोड़ देता है। तो एलांगेशन इन दिस फेजेस न्यूक्लियोटाइड आर एडेड टू द ग्रोइंग आरएनए चेंज। इन दिस फेजेस न्यूक्लियोटाइड एडेड किया जाता है टू द ग्रोइंग आरएनए चेंज। Methionine carrying tRNA starts out in the middle slot of the ribosome P side। यानी methionine जो होता है वो tRNA to it a fresh codon is exposed in another slot called as S side। नेक्स्ट जो फ्रेश नया कोडान आएगा वो कौन सी साइड पे अटैच होगा? एस साइड के ऊपर। वन होज एंटी कोडान इज परफेक्ट मैच फॉर द एक्सपोज्ड कोडान, ताकि अदर इसी तरह ये एस साइट वाला फिर आगे की तरफ बी की तरफ चला जाएगा और एस साइट खाली हो जाएगा। जब एस साइट खाली हो जाएगा तो ये नए कोडान के लिए एक्सपोज्ड हो जाएगा, यानी जाहिर होगा नया कोडान फिर आएगा तो वो फिर एस साइट के ऊपर अटैच होगा। तो हम स्लाइड को हमारे पास पहले तो हमारे पास एलांगेशन था। एलांगेशन में यो हमारे पास चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाता है। तो वो चेन ऑफ अमीनो एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक लिमिट होती है, ताकि अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल 10 अमीनो एसिड पी साइड के ऊपर 10 अमीनो एसिड की चेन आ गई तो 10 अमीनो एसिड की चेन बस हमें दरकार होती है। उससे मजीद आगे हम स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टॉप कोडान आ जाते हैं। स्टॉप कोडान या रिलीजिंग फैक्टर आ जाता है। दो किस्म के होते हैं, कुछ स्टॉप कोडान और दूसरे होते हैं रिलीजिंग फैक्टर। दो किस्म के चीज, रिलीजिंग फैक्टर और स्टॉप कोडान। फिर स्टॉप कोडान और रिलीजिंग फैक्टर, इसलिए हम इस अमल को जब हम ये जो 10 अमीनो एसिड मैंने बता दिए कि एक पी साइड के ऊपर 10 अमीनो एसिड की चेन हो गई, मजीद हमें नहीं दरकार है, आगे चेन लंबा होना दरकार नहीं है, तो इसको रोकने के लिए हम टर्मिनेशन का प्रोसेस करते हैं। तो टर्मिनेशन हैपेंस व्हेन ए स्टॉप कोडान यूएए, यूएजी और यूजीए, ये 3 किस्म के कोडान होते हैं जो इंटर्स होते हैं द एस साइड के ऊपर इंटर्स होते हैं। स्टॉप कोडान जो होते हैं इसके अंदर ये खामी है कि वो टीआरएनए के साथ बाइंड नहीं होते। जब वो टीआरएनए के साथ बाइंड नहीं होते तो वहां पर एक रिलीजिंग फैक्टर आ जाता है। तो वही रिलीजिंग फैक्टर फिर ये कर देता है कि पूरी जो पहले मैसेंजर आरएनए वहां पर मौजूद थी, स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर मैसेंजर आरएनए मौजूद थी और मैसेंजर आरएनए के ऊपर हमारे पास स्पीस मौजूद होता है और यानी टीआरएनए अमीनो एसिड चेन भी मौजूद होता है। और इसी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए हमारे पास जो होता है ए साइट के ऊपर स्टॉप कोडान आ जाते हैं और बल्कि रिलीजिंग फैक्टर जो है ये भी आ जाता है। रिलीज फैक्टर का काम ये है कि उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, यानी अलग था टीआरएनए अलग था। इसी तरह जो पहले था उसी तरह फिर यहाँ पर ये फंक्शन फिर वाक़या हो जाता है। तो रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडान्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोटीन कॉल्ड एज ए रिलीज। ये जो स्टॉप कोडान होते हैं इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय प्रोटीन्स कॉल्ड एज ए रिलीज फैक्टर, जिसे रिलीज फैक्टर कहा जाता है, विच फिट नियरली इनटू द पी साइड। जो पी साइड के नियरली बिल्कुल क्या होते हैं, फिट होते हैं। रिलीज फैक्टर कहाँ पर फिट होते हैं, ये फिट होते हैं पी साइड के करीब। रिलीज फैक्टर with the enzyme that normally forms peptide bonds। रिलीज फैक्टर जो होता है ये एक एंजाइम के जरिए that normally form peptide, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। नॉर्मली ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। कहाँ पर, ये जो हमारे पास पी साइट है इसी के करीब। दे मेक इट एड अ वाटर मॉलिक्यूल टू द लास्ट अमीनो एसिड चेन। दे मेक इट एड वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता है टू द लास्ट अमीनो एसिड चेन, अमीनो एसिड की चेन में। दिस रिएक्शन सेपरेट द चेन फ्रॉम द टीआरएनए एंड द न्यूली मेड प्रोटीन इज रिलीज। दिस रिएक्शन जो होता है ये सेपरेट करता है द चेन फ्रॉम द टीआरएनए, ट्रांसफर
आरएनए से चेन को क्या करता है, अलग करता है, एंड द न्यूली मेड प्रोटीन इज रिलीज, और जो न्यूली प्रोटीन बन गया उसको क्या किया जाता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है, इसमें असल तौर पर हम क्या करते हैं कि प्रोटीन जो है उनको इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन किया जाए, यानी प्रोटीन की इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है। पीटीएम रिफर टू द कोवेलेंट एंड जनरली इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। जिस तरह के नीचे भी डायग्राम में भी दिया गया है कि हमारे पास trimming covalent attachments and phosphorylation, glycosylation, sulfotation, methylation and hydroxylation। हम आगे लेके चलते हैं स्लाइड। यहाँ पे खत्म क्वेश्चन है तो वो कमेंट में हमसे पूछ सकता है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स, मेहरबानी।